दिनेश के अत्याचार से तंग आकर उसकी पत्नी तलाक लेकर बच्चों को लेकर चली गई। 50 साल की उम्र में उसने अकेलेपन से तंग आकर मोहल्ले की 44 साल की विधवा शांति से शादी कर ली ताकि उसे कोई खाना पका कर दे दे। लेकिन शादी के 8 महीने बाद दिनेश ने रोला डाल दिया कि उसे बच्चा पैदा करके दो। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि शांति इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तभी जालिम दिनेश ने किसी वैद्य से दवाई लाकर जबरदस्ती शांति को खिला दी और उसका बढ़ता हुआ पेट देखकर बहुत खुश हुआ। और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शांति मेरे सामने जबान चलाएगी तू? अरे तेरी इतनी हिम्मत! पति का स्थान तुझ जैसी पत्नियां भूल जाती हैं। तुझे याद नहीं कि मैं कौन हूँ? अरे पति हूँ तेरा। पति परमेश्वर होता है, उसकी पूजा की जाती है। मेरी इज्जत किया कर। मेरे सामने जुबान चलाएगी तो अरे तेरी जुबान ना काट दूं, जिससे तू मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करे। आज पहली बार रुक्मणी ने अपने पति के सामने जुबान चलाई थी, वरना पिछले 14 साल से वो चुपचाप दिनेश का हर जुल्म बर्दाश्त करते हुए आ रही थी। आज उसके सब्र का पैमाना भर गया था तो अपने पति के सामने बोल उठी थी। बात कुछ ये थी कि दिनेश काम से थका हुआ घर आया था। घर आते ही कहने लगा कि मुझे ठंडा पानी ला कर दो, गर्मी से मेरी हालत खराब हो चुकी है। रुक्मणी किचन में काम कर रही थी, इसलिए अपनी छोटी बेटी से कहा कि बाप को पानी दे दो। छोटी बच्ची ने वाटर कूलर से पानी लाकर बाप को दे दिया तो एक घूंट भरकर दिनेश ने वो जमीन पर गिलास दे मारा। अगले ही पल बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहने लगा, मैंने तुझसे ठंडा पानी मांगा था, ये गर्म तपता हुआ पानी क्यों लेकर आ गई है? बेटी को मार खाता देखकर रुक्मणी भागकर वहां आई थी। अपने पति से कहने लगी, मासूम बच्ची को क्यों मार रहे हो? पिछले 1 हफ्ते से तुमसे कह रही हूँ कि फ्रिज खराब हो चुका है, ठीक करवा दो। आज तो मोहल्ले से भी बर्फ मांगने गई तो उन्होंने देने से मना कर दिया। आखिर मैं कब तक लोगों के दरवाजों को खटखटाऊंगी? तुम फ्रिज क्यों नहीं ठीक करवा कर देते? रुक्मणी ने ये बात कही तो दिनेश कहने लगा कि जाकर अपने माँ बाप से बोल कि तुझे खाली हाथ मेरे सर पर नाचने के लिए भेज दिया। दहेज में क्यों नहीं लेकर आई फ्रिज? जा दफा हो जा अपने माँ बाप के पास, उनसे फ्रिज लेकर ही आना। रुक्मणी रोने लगी थी, कहने लगी कि वो क्यों दे मुझे फ्रिज? पहले ही शादी के वक्त भी तुम लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार दहेज लिया था। शादी के बाद जब तुम बेरोजगार हुए, मैं अपने माँ बाप से उधार ले लेकर आती रही। तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी ताकि तुम्हें कारोबार करा सकें। मैं अपने माँ बाप से कुछ भी मांगने नहीं जाने वाली। इतना सुनना था कि अगले ही पल दिनेश ने जो बात की, रुक्मणी से तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। दिनेश गुस्से में अपनी सास और ससुर को गाली देने लगा था। माँ बाप की गाली सुनकर रुक्मणी का तो धैर्य खत्म हो चुका था। अगले ही पल वो आगे बढ़ी और अपने पति को कॉलर से पकड़ लिया। कहने लगी कि जो कुछ कहना है मुझे कहो, खबरदार मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी कहा। अरे तुम जैसा इंसान बड़ों का आदर क्या जाने, जिसकी नस नस में हैवानियत और दरिंदगी भरी हुई हो। रुक्मणी इतना बोलने की हिम्मत तो कर चुकी थी, लेकिन जब दिनेश ने ये शब्द सुने तो अगले ही पल हैवानियत के निचले दर्जे पर जा पहुंचा। उसने आंगन में पड़ा हुआ लोहे का पाइप उठाया और बगैर रुके रुक्मणी को पीटने लगा। उसकी हड्डियों का कचूमर बन चुका था। यहाँ तक कि पड़ोस की औरतें शोर की आवाज सुनकर वहां पर आ गईं। दिनेश को रोकने लगी, क्योंकि क्यों इस मासूम को मार मार कर कत्ल कर देना चाहते हो? जब पड़ोस के मर्द और औरतें वहां पर इकट्ठे होने लगे तो मजबूरन दिनेश रुक गया और घर से बाहर निकल गया। उसके तीनों बच्चे रोते हुए उसके पास आ गए थे। रुक्मणी की एक बेटी और 2 बेटे थे। गांव की औरतें उसके जख्मों पर मरहम रखने लगीं, उसे अपने साथ लगाकर चुप करवाने लगी। फिर एक औरत कहने लगी, क्यों तुम इस जानवर जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे दिनेश उन लोगों में से है जो अर्थी में भी उतर जाए मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अच्छा है कि तुम मुझसे अपने रास्ते अलग कर लो। तुम्हारा मायका तो अच्छा खासा खाता पीता है, फिर क्यों इस इंसान के जुल्म और मार बर्दाश्त करती फिर रही हो? और किसी दिन अगर तुम्हें उसने कत्ल कर दिया ना तो फिर तुम्हारे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। दिनेश जैसा इंसान उन्हें पूछेगा भी नहीं। बात भी सही थी। रुक्मणी को लगा था कि अगर उसके बेटे होंगे तो दिनेश के दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ जाएगी, वो उसकी इज्जत करने लगेगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। दिनेश को तो ना बेटों से मोहब्बत थी और ना ही बेटियों से। वो तो था ही ऐसा अजीब दिमाग का मालिक। गांव की औरतों ने जब रुक्मणी को समझाया तो कहने लगी कि अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? मैं अपने माँ बाप पर बोझ बनकर रह जाऊंगी। परिवार वाले तरह तरह की बातें करेंगे कि मैंने खुद अपने पति से तलाक ले ली। मगर गांव की ही एक औरत फौरन कहने लगी कि पागल मत बनो। अरे 2 बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटी है। कितने दिन तुम रह लोगी अपने मायके? तुम्हारा बड़ा बेटा 12 साल का है, उससे छोटा 9 साल का है। बेटी तो तुम्हारी दोनों से छोटी है। कितने साल आखिर तुम अपने माँ बाप पर बोझ बन लोगी? कल को तुम्हारे बेटे जवान होंगे तो चाहे तुम सूखी रोटी भी खानी पड़े, तुम अपना खाना पीना अपने माँ बाप से अलग कर लेना। रुक्मणी ने जब इस तरह की बातें सुनी तो एक फैसला कर चुकी थी। उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी, पैर बिल्कुल मुड़ चुका था। जब तक वो ठीक न हुई यहीं रही थी। जैसे ही तबीयत कुछ संभली
तो धीरे धीरे उसने अपना और अपने बच्चों का सामान पैक करना शुरू कर दिया। बिल्कुल खामोशी के साथ उसने पूरी तैयारी की थी। और फिर एक रात जब दिनेश सोया तो उसने अपने तीनों बच्चों को अपने साथ लिया और वो अपने ससुराली गांव से निकल चुकी थी। दिनेश सुबह सुबह जब उठा तो गाली देकर रुक्मणी से कहने लगा कि अभी तक मुझे उठाया नहीं, जानती नहीं थी कि आज मुझे जल्दी कहाँ पर जाना था। घर में तो घोर सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई मौजूद ही ना हो। दिनेश अपनी आंखों को मसलता हुआ जब उठा और कमरे को खोलने लगा तो कमरा तो बाहर से बंद था। उसे बड़ी हैरत हुई थी। वो दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करने लगा, दस्तक देने लगा, पैरों की ठोकरें मारने लगा, अपने तीनों बच्चों को आवाज देने लगा। रुक्मणी को भी बुलाया कि कहाँ मर गए हो सब, आकर दरवाजा खोलो, क्यों मुझे बंद किया है इस कमरे में। मैं कमरे से बाहर निकला तो तुम लोगों की बोटी बोटी कर दूंगा, मगर घर में कोई होता तो उसकी सुनता ना। वो पूरा दिन और रात दिनेश इस कमरे में ही बंद रहा था। आखिर जब उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें पड़ोस में सुनाई देने लगी तो पड़ोस के ही कुछ लोग उसके घर में आए थे। घर तो ऐसे ही खुला था। अंदर आकर जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो दिनेश पर यह सारी हकीकत खुली थी कि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई है। वो अपने ससुराल जाकर कोई बात करता इससे पहले कि तलाक का नोटिस उसके पास भेजा जा चुका था। दिनेश ने भी गुस्से से अपनी पत्नी को तलाक दे दी। कितनी ही बद्दुआएं और गालियां उसने भरी सभा में अपनी पत्नी और बच्चों को दी थीं। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि तुम तो हो ही चरित्रहीन, न जाने किसके बच्चे उठाकर मेरे घर ले आई थीं। अब मुझसे तलाक ले रही हो ताकि अपने आशिक के साथ जाकर अपनी जिंदगी शुरू कर सको। इस बार भी रुक्मणी कुछ नहीं बोली थी। हर कोई दिनेश पर थू थू कर रहा था। दिनेश कहने लगा कि मुझे अब अपनी जिंदगी में किसी औरत की जरूरत ही नहीं है। अकेला रहूंगा तो देखना मैं कितनी तरक्की करूंगा। औरत तो होती ही फसाद है। दिनेश अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल भाल कर आगे बढ़ने लगा था। सुबह सुबह काम पर निकल जाता, दिन को होटल पर खाना खा लेता, रात को घर आता तो बाहर से ही खाना ले आता। एक दिन जब घर वापस आया तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। काम की वजह से पूरा शरीर दर्द से चूर हो रहा था। हल्का हल्का बुखार भी था। आकर बिस्तर पर लेट गया। भूख से उसे नींद भी ठीक से नहीं आ रही थी। नींद में ही रुक्मणी को आवाज देकर कहने लगा कि मेरे लिए गर्म गर्म रोटी लेकर आ। फिर अपनी बेटी को आवाज देकर बोला कि पिंकी, मेरे लिए पानी का गिलास ला, ठंडा पानी लाना वरना बहुत मरूंगा। मगर कोई भी उसके पास मौजूद नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। दिनेश उठकर बैठ गया। घर की खामोशी तो जैसे उसे काटने को दौड़ने लगी थी। जैसे तैसे ही खुद उठा और आटा गूंद कर रोटी बनाने लगा। जैसे तैसे रोटी बनी, उसके सामने प्लेट में पड़ी थी, कई जगह से जल चुकी थी। जब उसने पहला निवाला ही हलक में लिया तो खांसने लगा। रोटी बिल्कुल ही जलकर कड़वी हो चुकी थी। भूख तो जैसे सारी मिट चुकी थी। उसने रोटी एक तरफ रखी और रुक्मणी को गालियां देने लगा। यूं ही भूखा सो गया। अगली सुबह खुद ही जैसे तैसे डॉक्टर के पास गया और अपने लिए दवा लेकर आया था। छोटे छोटे काम जो कभी उसके बगैर कहे रुक्मणी कर दिया करती थी, अब जब हर काम वो खुद करने लगा तो उसे एहसास हुआ था कि घर में औरत की मौजूदगी कितनी जरूरी होती है। लेकिन अब तो वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उसके आस्तीन के बटन टूटे हुए थे। अगर जरा सी जेब फट जाती तो रुक्मणी फौरन सिलाई कर दिया करती थी। लेकिन अब उसे मजबूरन इन्हीं कपड़ों में, मैले बदबूदार कपड़ों में ही काम पर जाना पड़ा था। वो कपड़े धोता, उसके बावजूद उनसे मैल ही ना निकलता। कहने लगा कि मनहूस मारी, भगवान जाने कौन सा पाउडर इस्तेमाल करती थी कि सारे कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हो जाया करते थे। मुझसे तो ये धुल ही नहीं रहे। बाहर से किसी से धुलवाऊंगा तो जेब से पैसे जाएंगे और मैं इस हाल में नहीं कि पैसे दे देकर अपने काम करवाता फिरूं। वक्त ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। मेहनत मजदूरी करके दिनेश ने रकम भी अच्छी खासी जमा कर ली थी, क्योंकि खुद पर खर्च उसने सिर्फ इतना ही किया था कि वो पेट भरकर खाना खा सके। जब 50 साल की उम्र को पहुंचा तो अचानक उसके दिल में ये ख्याल आने लगा कि क्यों ना वो दूसरी शादी ही कर लेता। फिर अपनी कम अकली पर उसने खुद ही अपने आप को थप्पड़ मारा था कि मैं भी कैसा बेवकूफ़ हूँ। 50 साल की उम्र को पहुंचकर मुझे ये ख्याल आया है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अरे उस रुक्मणी के जाने के बाद ही अगर मैं दूसरी शादी कर लेता तो अब तक मेरी दूसरी पत्नी होती, उससे बच्चे होते और जिंदगी बड़ी सुकून भरी गुजर रही होती। वो तो बस एक गहरी सांस लेकर के रह चुका था। अब तो वो घर के कामकाज से बिल्कुल ही थक चुका था, उकता चुका था। वो तो फिर उसके दिल में एक ख्याल आया था। बहरहाल उसने मोहल्ले की एक रिश्ते वाली से बात की कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। रिश्ते वाली भी फौरन कह उठी कि गांव में एक विधवा औरत मौजूद है, 44 साल उम्र है उसकी, शांति नाम है, बहुत ही मासूम और अच्छी औरत है, बिल्कुल गाय है, जिस तरफ लगाओगे उसी तरफ लग जाएगी। मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं उसके लिए तुम्हारी बात चलाऊं। जब 44 साल की औरत के बारे में दिनेश ने सुना तो अगले पल उसके मुंह में पानी आया था। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो 50 साल का ना हो बल्कि 20 साल का नौजवान कुंवारा लड़का हो।
वो हंसकर रिश्ते वाली से कहने लगा कि सुजाता बहन, मुझे पहले उसकी तस्वीर तो दिखा दो, पहले मैं देखूं तो सही कि वो मेरे मुताबिक है भी कि नहीं। यह ना हो कि तुम कोई काली भद्दी बदसूरत सी औरत मेरे पल्ले बांध दो। रिश्ते वाली ने जब दिनेश की ये बात सुनी तो माथे पर तेवरी चढ़ाकर उसे देखा था। मुंह में बुड़बुड़ाकर कहने लगी कि कब्र में तो टांगे लटक रही हैं, लड़की देखो कैसे डिमांड से मांग रहा है। उसने जब शांति की तस्वीर उसे दिखाई तो दिनेश तो जैसे दिल ही दिल में उसे अपनी पत्नी मान चुका था। कहने लगा कि बस मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द मेरा रिश्ता यहाँ पर लेकर जाया जाए। 44 साल की विधवा शांति अपने भाई और भाभी के साथ घर में रहती थी। भाभी का रवैया भी शांति के साथ कुछ अच्छा नहीं था। वो तो बस इसी इंतजार में थी कि पहला रिश्ता ही आए और वो अपनी नंद को इस घर से चलता करे। जैसे ही दिनेश का शांति के लिए रिश्ता आया तो फौरन ही हाँ कर दी गई। यूं कुछ दिनों बाद ही सादगी से दिनेश और शांति की शादी कर दी गई। शादी के बाद दिनेश ने अपना रवैया बहुत हद तक बदल लिया था। वो कुछ तो उम्र का भी तकाजा था। वो शांति के साथ वो सब कुछ नहीं कर रहा था जो अत्याचार वो रुक्मणी के साथ किया करता था। घर का माहौल बड़ा ही अच्छा चल रहा था। शांति भी बड़ी आज्ञाकारी और सलीके वाली औरत थी। उसके हाथों में बहुत स्वाद था। जब घर का बना हुआ स्वादिष्ट खाना दिनेश ने खाया तो अपनी उंगलियां चाटता रह गया। वो तो रोजाना शांति की तारीफ ही करता नहीं थकता था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने लगा तो दिनेश का दिल और मचलने लगा। वो ये सोचने लगा कि जब रुक्मणी थी तो शादी के 3 महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। खैर से पहला बेटा पैदा करके दिया था रुक्मणी ने। वो ऐसे ही सोच में गुम बैठा था कि जब शांति कमरे में आई और आकर दिनेश के पैर दबाने लगी। पैर दबाते हुए दिनेश शांति को देख रहा था। फिर कहने लगा कि शांति, मुझे बच्चा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांद सा बेटा पैदा करके दो। जब ये बात शांति ने सुनी तो शर्म से लाल हो गई। अपने चेहरे के आगे पल्लू रखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन दिनेश कहने लगा कि अरे बस भी किया करो, शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे 16 साल की कोई लड़की हो। खैर से दूसरी शादी है तुम्हारी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बेटा पैदा करके दो, मेरा भी नाम हो। और ये घर देखो तो कैसा सन्नाटे में डूबा हुआ लगता है। सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ता है। अगर बच्चे होंगे तो घर में रौनक लगी रहेगी। शांति अगले ही पल गंभीर होकर कहने लगी कि अब हमारी उम्र इन सबकी नहीं है जी। शादी तो हमने कर ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में हम बच्चा पैदा कर सकेंगे। लेकिन दिनेश अगले ही पल घूर कर शांति को देख रहा था। अगले ही दिन वो शांति को डॉक्टर के पास ले गया। बच्चे होने के लिए दवाइयां लेकर घर आ गया। शांति को सख्ती से कहा कि तुम इन दवाइयों को इस्तेमाल करो और मुझे भी बताओ, बस मैं कुछ महीनों में खुशखबरी सुनना चाहता हूँ। शांति दवाइयों का इस्तेमाल करने लगी थी। वक्त ऐसे ही गुजरते हुए आगे बढ़ने लगा। इन दोनों की शादी को 8 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। इस बार दिनेश शांति को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बड़े ध्यान से दोनों के टेस्ट किए और जब रिपोर्ट सामने आई तो दिनेश के माथे पर बल पड़ चुके थे। लेडी डॉक्टर कहने लगी कि दरअसल शांति अपनी उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुकी है, इस हिस्से में वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, कभी मां नहीं बन पाएगी। इस पर तो वो दिनेश लेडी डॉक्टर से ही लड़ने लगा कि तुम क्या जोची हो, अरे लाओ लाओ मुझे रिपोर्ट दो, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी कैसे मुझे बच्चा पैदा करके देगी। वो वहीं पर अस्पताल में शोर मचाता हुआ शांति को लेकर घर वापस आ गया। शांति दिनेश को मना करने लगी कि अगर आपको सच में बच्चे पालने का शौक है तो हम अनाथ आश्रम से जाकर बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। इस उम्र में हम बच्चे की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। मगर दिनेश कहाँ समझने वाला था। अगले दिन जब काम से लौट रहा था तो उसने एक ऐड लगा देखा जो कि एक वैद्य के नाम से था। इस वैद्य ने अपने ऐड की मशहूरी के लिए लिख रखा था कि 60 साल की औरत भी अब जुड़वा बच्चे पैदा करेगी। बांझ से बांझ औरत का इलाज फला वैद्य के पास मौजूद है, बस आज ही कांटेक्ट करें। ये ऐड पढ़ना था कि दिनेश की खुशी की कोई सीमा न रही। अगले दिन वो खुद उस वैद्य के पास जा पहुंचा था। जब उसने अपने मसलों का जिक्र वैद्य से किया तो वैद्य अगले पल अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को बल देकर कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी दवा दूंगा कि तुम्हारी पत्नी फौरन तुम्हें खुशखबरी दे देगी। इस पर दिनेश मुस्कुरा उठा था। 3000 रुपए देकर वह खास तरह की दवा लेकर आया था। घर आया तो वो दवा अपनी पत्नी को दे दी। शांति से कहने लगा कि दवा बड़ी अच्छी है, तुम खाओगी तो बहुत जल्द हमारे यहाँ भी बच्चा पैदा हो जाएगा। ये सुनकर शांति हैरान हुई थी और पूरी बात पूछने लगी तो दिनेश ने उसे सब कुछ बता दिया। शांति वो दवा खाने से मना कर चुकी थी। कहने लगी कि जब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है तो मैं ये रंग बिरंगी दवाइयां खाकर क्यों अपना शरीर खोखला करती फिरूं। मगर दिनेश गुस्से में आ चुका था। कई सालों बाद उसने वो रूप शांति को दिखाया था जो कभी रुक्मणी को दिखाया करता था। उसने जबरदस्ती शांति को दवा खिला दी। मजबूरन शांति को दवा निगलनी ही पड़ी। कुछ हफ्तों बाद ही शांति की तबीयत कुछ खराब रहने लगी, पसीने आने लगे, उल्टी आने लगी। सारी सिचुएशन वही थी जो एक प्रेग्नेंट औरत की होती है। दिनेश की तो खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी। कहने लगा कि देखना अब कुछ महीने हमारी औलाद नसीब हो जाएगी। शांति कहने लगी कि मुझे नहीं लगता, हमें कुछ भी सोचने से पहले
डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। मगर दिनेश कहने लगा कि मैं तुम्हें उसी वैद्य के पास लेकर जाऊंगा, आगे की दवा भी वही देगा। यूं दिनेश बजाय अल्ट्रासाउंड करवाने के उसे वैद्य के पास ही ले गया। वैद्य ने उसे और दवाइयां दी थीं और नाभि चेक करके बता दिया कि शांति 2 बच्चों की मां बनने वाली है। दिनेश तो शांति का पैर भी जमीन पर पड़ने नहीं देता था। उसका कुछ खाने को दिल चाहता तो उसके लिए उसके मन पसंदीदा खाने ला देता, उसकी बहुत सेवा करता। जैसे जैसे शांति का पेट फूल रहा था वैसे वैसे दिनेश की खुशियों की कोई सीमा नहीं रही थी। एक एक दिन गिन गिनकर वो गुजर रहे थे, जबकि शांति की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। वो जब भी डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड करवाने का कहती तो दिनेश उसे डांट देता कि वैद्य ने सख्ती से मना किया है, अल्ट्रासाउंड बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है, इसलिए हम कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे। धीरे धीरे शांति की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। अभी उसका 6वां महीना चल रहा था और उसका पेट इस कदर फूल चुका था कि उसे चलना भी मुश्किल हो चुका था। सारी सारी रात वो दर्द से तड़पती रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी कि पूरा शरीर दर्द कर रहा है। दिनेश भी समझा कि शायद डिलीवरी का वक्त पास आ चुका है। वो शांति को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने जब चेकअप किया और जो टेस्ट सामने आए तो दिनेश के तो पैरों से नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि शांति के पेट में तो पानी भर चुका था। उसका एक गुर्दा बुरी तरह से खराब हो रहा था। उसकी आंतें भी गलने लगी थी। वो प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि वो इस कदर पेचीदा बीमारी का शिकार हो चुकी थी। शांति तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और दिनेश से कहने लगी, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अचानक ऐसी दवाइयां तुमने मुझे खिला दी कि मेरी यह हालत हो गई। दिनेश पछताने लगा था कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उसी डॉक्टर ने एक डॉक्टर का पता बताया था कि अगर यहाँ पर जाकर शांति का इलाज करवाया जाए तो उम्मीद है कि शांति बच जाएगी। दिनेश ने अपनी सारी जमा पूंजी समेटी और लेकर अस्पताल चला आया। शांति के सारे टेस्ट के बाद आधी कीमत पर दवाइयां दे दी गई थीं, क्योंकि वो अस्पताल गरीब लोगों के लिए था। जैसे ही डॉक्टर से दिनेश की मुलाकात हुई तो उसके होश उड़ चुके थे। सामने तो उसका बड़ा बेटा अनुज खड़ा था। अनुज ने बाप को देखा तो चेहरे पर नागवारी आ गई। छोटा सा अस्पताल इसी तरह के रोगियों के लिए यहाँ पर बनाया गया था, जिसमें रुक्मणी के ही दोनों बेटे मौजूद थे। बेटों ने जब अपने बाप को देखा तो चेहरे पर नागवारी आ चुकी थी। दिनेश ने बच्चों को लाखों में कमाते देखा और उन्हें इतना तरक्की करके देखा तो उनसे माफी मांगने लगा। कहने लगा कि बच्चों, मेरे पास वापस चले आओ। तुम लोग नहीं जानते मैंने तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भले ही तुम्हारी माँ से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, मगर तुम लोग तो मेरी औलाद हो ना। मगर दोनों बेटे कहने लगे कि हम तो आपको जानते ही नहीं हैं, मगर हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ से है। हमारा बाप तभी मर चुका था जब उसने हमें हमारी माँ को सौंप कर घर से निकल जाने को कहा था। शांति का इलाज इसी अस्पताल में हुआ था। शांति कुछ महीने बाद ठीक हो चुकी थी, मगर दिनेश औलाद होते हुए बेऔलाद ही रह चुका था। अब वो उस वक्त को याद करके पछता रहा था जब उसने रुक्मणी और अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखा और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। तो दोस्तों, इस कहानी के लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।